कक्षा 11वीं कॉमर्स विषय लेखा शास्त्र का अध्याय 12 विनिमय विपत्र एक नया चैप्टर चालू कर रहा हूं जिसका आज फर्स्ट क्लास है। विनिमय विपत्र, ठीक है। विनिमय पत्र क्या होता है? जैसे हम लोग एक प्रकार से चेक अपने व्यवसाय में यूज करते हैं, उसी तरीके से हम लोग व्यवसाय में एक विपत्र यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। विनिमय पत्र होता क्या है, इसका यूज क्यों करते हैं? पहले एक तो कहानी के रूप में थोड़ा सा जानिए। जैसे कोई ए और बी है, इन दोनों के बीच में अगर लेन देन चलता तो लेन देन किस प्रकार का होता है वो देखिए। ए मान लो विक्रेता है, ठीक है, और बी कौन है? क्रेता, माल खरीदने वाला। तो ए क्या कर रहा है? इसको माल बेचा है, अर्थात बी क्या किया है? माल खरीदा है, ठीक, माल खरीदा है। अब हमारा व्यवसाय 90% या बोल सकते हो 80% या अधिकतर उधार में चलता है, क्योंकि आज का जो व्यवसाय है वो अधिकतर क्या होता है? उधार में चलता है। हम लोग माल मंगवा लेते हैं और माल मंगवाने के बाद कुछ समय के बाद 1 महीना या 10 दिन 15 दिन समय बीतने के बाद उसका अमाउंट का भुगतान करते हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए में हमारा लेन देन होता है। तब होता है विक्रेता माल तो बेच दिया क्रेता को और क्रेता माल खरीद लिया, अब इसका भुगतान करना है। तो क्या बताओ, ए बी को 1 करोड़ रुपए का सपोज माल बेचता है, तो क्या वो 3 महीना वेट कर लेगा बिना जाने बिना पहचाने? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? विक्रेता, जो व्यक्ति माल बेचता है, वो बोलता है या तो आप मुझे एक लिखित में प्रमाण पत्र दो या चेक दो। चेक दो, चेक होता है अगर वो चेक में पैसा नहीं डालेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो वो उसको अलग रखते हैं, चेक वाले मैटर को अलग रखते हैं। तो विक्रेता बोलता है आप मेरे को एक लिखित में प्रमाण दो कि आप मेरे को कुछ समय के बाद, चाहे वो 1 महीना हो जाए, 2 महीना हो जाए या 3 महीना हो जाए, उसके बाद आप मुझे पैसा वापस करो। ऐसा एक प्रमाण लिखने को कहता है। उसी प्रमाण पत्र को यहाँ पर क्या बोला जाता है? विनिमय विपत्र, ठीक है। जो एक लिखित में प्रमाण होता है कि मैं आपको 2 महीने 3 महीने के बाद पैसे का भुगतान करूंगा, उसी प्रमाण पत्र को यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं? विनिमय विपत्र, ठीक। अब आता है कि विनिमय पत्र को होता या उसको किस प्रकार परिभाषित करते हैं। जैसे बोलता है आज के इस व्यापारिक युग में माल के क्रय विक्रय से संबंधित अधिकांश व्यवहार साख पर आधारित होते हैं। मैंने अभी बताया ना कि जितने भी व्यवहार मतलब लेन देन होते हैं, चाहे आप माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, पैसे का भुगतान समय पर नहीं कर, अर्थात आप कुछ समय के बाद पैसे का भुगतान कर रहे हो, अर्थात जितने भी लेन देन होते हैं वो सभी उधार पर होते हैं। नगर पूंजी की अपर्याप्तता के कारण, नगर पूंजी की अपर्याप्तता मतलब समय पर पैसे की व्यवस्था न होने के कारण व्यवहार बहुत सदैव विश्व संपन्न किए जाते हैं, यद्यपि इसमें जोखिम तो रहता है। अब आप सपोज मान लो किसी को 1 लाख रुपए का माल बेचे, 1 लाख रुपए का आप किसी को माल बेचो और वो बोलता है कि भैया मैं 2 महीने के बाद आपको पैसा दूंगा, तो ये जोखिम है। हो सकता है वो आपको 2 महीने के बाद पैसा ना दे, या आपका पैसा लेके भाग जाए, या अपना व्यवसाय बंद कर दे, बोलता है मेरे पास पैसा कौड़ी नहीं है, आप जो करना है कर लो। तो ऐसी स्थिति में जोखिम है ना। तो आगे बोलता है इस जोखिम को कम करने के लिए साख पत्रों का प्रयोग किया जाता है। साख पत्र मतलब उधार बेचे गए माल के बदले एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना कि हाँ भैया हमने 2 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का हमने माल बेचा है, आप मुझे एक प्रपत्र बनाकर दे दो। साख पत्र मतलब उधार के माल का एक प्रपत्र बना के दे दो कि मैं 2 महीने 3 महीने के बाद आपका पैसा चुकाऊंगा। प्रयोग किया जाता है। साख पत्रों से तात्पर्य भविष्य में भुगतान करने का लिखित आश्वासन होता है। मैंने बोला ना कि आप 2 महीने का, कि आप 2 महीने के बाद मुझे पैसा दोगे, उसको मुझे लिख के प्रमाण करके दे दो। ये साख पत्र विनिमय पत्र या विनिमय साध्य प्रलेख कहे जाते हैं। विनिमय साध्य प्रलेख के माध्यम से उधार लेने वाला व्यापारी उधार देने वाला व्यापारी को यह आश्वासन देता है कि जो व्यक्ति माल उधार खरीदा है वो आश्वासन देता है कि प्रलेख में लिखी हुई रकम एक निश्चित तिथि को भुगतान कर देगा। मतलब आपको मैं जितना रुपए, जैसे 1 लाख रुपए मैंने लिख दिया कि मैं 1 लाख रुपए का आपको मैं भुगतान करूंगा, तो 1 लाख रुपए का भुगतान मैं कितने समय के बाद भुगतान करूंगा ये उसमें लिखा रहता है। 2 महीना, 3 महीना, 10 दिन, 15 दिन उसमें लिखा होगा। अतः उधार लेने वाला व्यक्ति को बिना रकम के माल मिल जाता है और
अगर आप चाहते हो कि ऐसा उधार माल चाहिए तो आप ऐसा प्रलेख लिख के दे दो तो आपको माल उधार मिल जाएगा। तथा उधार देने वाला व्यक्ति जोखिम से सुरक्षित हो जाता है। और आप मुझे लिख के दे दो कि सुरक्षित हो जाओगे कैसे, कि हाँ मैं आपको माल दूंगा, मतलब पैसा भुगतान करूंगा, तो आपको भी लगेगा कि हाँ मेरे को 2 महीने के बाद पैसा प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त यदि उसे रुपए की आवश्यकता हो तो प्रलेख को बैंक में जाकर भुनाकर रकम की आवश्यकता को संतुष्ट कर सकता है। जैसे हम लोगों को चेक है ना, चेक क्या करते हैं, जरूरी होता है तो हम लोग पहले लगा के बोल देते हैं भैया हम चेक लगा दे हैं, है ना, डेट पे। उसी तरह प्रलेख की अगर हमको पैसे की आवश्यकता होती है तो जितने रुपए का प्रलेख लिखा होगा 1 लाख 2 लाख 3 लाख का, तो उस प्रलेख को हम बैंक में जाएंगे और कुछ बट्टे पर उसको भुना लेंगे। भुना लेंगे मतलब तोड़वा लेंगे। जैसे 1 लाख रुपए का मैं किसी को प्रलेख लिख के दिया कि हाँ मैं 2 महीने के बाद आपको 2 लाख रुपए आपको दूंगा। मैं किसी को लिख के दिया हूँ कि 2 लाख रुपए का भुगतान मैं 2 महीने के बाद आपको करूंगा। मैंने उसको दे दिया। देने के बाद अब उस व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है तो उस प्रलेख को वो बैंक में जाएगा और कुछ बट्टे पर क्या करेगा, कम पैसे में भुगतान करवा लेगा, मतलब बैंक से तोड़वा लेगा। मैं कब दूंगा, 2 महीने के बाद उसको पैसे का भुगतान करूंगा। तो इस प्रलेख को बैंक में भुनाकर रकम की आवश्यकता को संतुष्ट कर सकता है। इस तरह नकद और उधार दोनों विरोधी मानसिकता के बीच खाई प्रलेखों के माध्यम से बांटा जा सकता है। विनिमय विपत्र का अर्थ बताएं। विनिमय विपत्र एक लिखित आज्ञा पत्र जिसके माध्यम से देनदार एक निश्चित अवधि के बाद निश्चित रकम का भुगतान करने की स्वीकृति लेनदार को प्रदान करता है। यह लेनदार उसके द्वारा दिए गए ऋण का लिखित प्रमाण है। आप किसी से ऋण लिया तो उसको लिखित में प्रमाण दोगे, उसी का ये लिखित प्रमाण है। बोलता है भारतीय अधिनियम साध्य प्रलेख अधिनियम 1881 की धारा 5 के अनुसार विनिमय पत्र को परिभाषित किया। क्या बोलता है, देखिए बोलता है परिभाषा, विनिमय पत्र एक शर्त रहित मतलब इसमें कोई भी शर्त नहीं रहता, लिखित एवं लेखक द्वारा हस्ताक्षरी आज्ञा पत्र। अब देखिए इसमें मैंने भी बताया ए और इसमें बताया मैंने बी। ये किस क्या बताया, विक्रेता, और ये कौन बताया, क्रेता। ठीक है, तो ये माल बेच रहा है तो ये एक विपत्र लिखेगा। ये विपत्र लिख के किसको देगा, इसको देगा। ये अपना हस्ताक्षर करेगा, हाँ स्वीकृति देगा कि मैं 2 महीने के बाद आपको पैसा दूंगा, 3 महीने के बाद आपको पैसा दूंगा, और ये क्या कर देगा, स्वीकार करके इसको वापस कर देगा। तो जो व्यक्ति विपत्र लिखता है उसको बोलते हैं लेखक, और जो व्यक्ति स्वीकृति देता है उसको बोलते हैं स्वीकर्ता। ठीक है, स्वीकार करने वाला स्वीकर्ता, लिखने वाला लेखक। तो यहाँ पर लेखक बोलता है, लेखक द्वारा हस्ताक्षरी आज्ञा पत्र, इसके द्वारा आज्ञा पत्र है जिसमें विनिमय पत्र का लेखक किसी व्यक्ति विशेष को आज्ञा देता है। मतलब ये लेखक किसी व्यक्ति विशेष को, व्यक्ति से मतलब यहाँ पर स्वीकर्ता, स्वीकर्ता को क्या देता है, आज्ञा देता है कि एक निश्चित राशि जैसे मान लो 10,000, निश्चित राशि स्वयं उसे या तो 10,000 रुपए इसे दे दो, या उसके द्वारा आदेशित किसी व्यक्ति को, या ये बोलेगा सी को दे दो, या तो इसे मिल जाएगा या सी को मिल जाएगा, या वाहक को उल्लेखनीय राशि का निश्चित अवधि को पश्चात मांग का भुगतान कर दे। ठीक, अब देखो ये क्या कर रहा है, एक आज्ञा दे रहा है कि जो भी राशि है 10,000 20,000 जो भी राशि है, एक निश्चित तिथि के बाद या तो स्वयं उसे मतलब लेखक को दे दे, या इसके द्वारा जिस व्यक्ति को आदेश देगा कि काम करो आप सी को ले जाके पैसा दे दो, डी को दे दो, महेश को दे दो, ये जिसको आदेश देगा उसको दे दो, या जिसके पास ये विपत्र होगा, जिस व्यक्ति के पास ये विपत्र होगा, क्योंकि विपत्र स्वीकार करके दिया ना, उस व्यक्ति को पैसा दे दो। एक प्रकार का ये प्रमाण पत्र होता है। विनिमय पत्र के लक्षण बताया। पहला शर्त रहित जिसमें कोई भी शर्त नहीं होता। दूसरा
लिखित आज्ञा पर या लिखित आदेश पत्र है, अर्थात इसमें दी गई आज्ञा लिखित होती है, इसमें लिखकर ही दिया जाता है। तीसरा व्यक्ति, किसी व्यक्ति पर लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर किस पर लिखा है, स्वीकर्ता पर। अगला पॉइंट होता है निश्चित राशि, या एक निश्चित राशि के लिए लिखा जाता है, जितना राशि उधार होगा उस राशि पर उसको क्या करना पड़ेगा, विनिमय पत्र या साध्य प्रलेख लिखना पड़ेगा। लेखक के हस्ताक्षर, इसमें किसके हस्ताक्षर होते हैं, लेखक की, ये लिखता है। अगला होता है विपत्र राशि का भुगतान, विपत्र का भुगतान विपत्र के लेखक अथवा लेखक द्वारा आदेशित व्यक्ति या विपत्र के ग्राहक को प्राप्त होता है। किसको किसको मिलता है, या तो लेखक को मिलेगा, या लेखक के द्वारा आदेशित व्यक्ति को मिलेगा, या विपत्र जिसके पास होगा उसको मिलेगा। तीनों में से किसी को भी मिल सकता है, या तो लेखक को मिल जाए, या लेखक के द्वारा जिस व्यक्ति को वो आदेश देगा उसको मिल जाए, या विपत्र जिसके पास होगा उसको मिल जाए। उसके बाद अगला बोलता है स्वीकर्ता के हस्ताक्षर। स्वीकर्ता के हस्ताक्षर होना अनिवार्य, इसके अभाव में यह विपत्र विष्कर्ष माना जाता है, क्योंकि ये लिख के तो देता कौन है, लेखक, पर ये स्वीकार करके उसमें हस्ताक्षर करेगा कि हाँ मैं स्वीकृति देता हूँ कि आपको 2 महीना 3 महीने के बाद आपको पैसे का भुगतान करूंगा। अगर स्वीकर्ता उसमें हस्ताक्षर नहीं करेगा तो वो उसका कोई मायने नहीं होगा। और लास्ट में होता है टिकट, इसमें विपत्र पर मुद्रक लगाया जाता, मतलब टिकट लगा होगा। विपत्र के पक्षकार, अब विपत्र के कौन कौन पक्षकार होते हैं, तो पहला होता है लेखक जो विपत्र लिखता है, दूसरा होता है स्वीकर्ता जिस पर लिखा जाता है, और तीसरा होता है आहता, है ना, प्राप्त करता। ठीक, तो 3 होते हैं। ठीक, तो आहता कोई भी हो सकता है, या तो लेखक खुद हो सकता है, या जिस व्यक्ति के पास विपत्र पड़ा होगा वो हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, लेखक, स्वीकर्ता और अदाता। 3 हो गए। अब विपत्र का नमूना देखिए, यहाँ पर बना हुआ है विपत्र का नमूना, विनिमय पत्र होता है किस तरह का। विनिमय पत्र का नमूना देखिए, यहाँ पर 5000 रुपये लिखा हुआ है, देखो स्टाम्प लगा हुआ है, यहाँ पर कितने रुपए का टिकट लगेगा वो लिखा हुआ है, रायपुर की तिथि को लिखा हुआ, तिथि लिखा हुआ है, और लिखा है आज के 3 माह पश्चात, जो भी दिन होगा उससे 3 माह के पश्चात मेरे आदेश किसी व्यक्ति केवल 5000 रुपए का भुगतान किया जाए जिसका प्रतिफल प्राप्त हो चुका है। दुर्गा प्रसाद तिवारी, सेवा में श्री आत्मबोध अग्रवाल, नवोद प्रकाशन, साफ समता कॉलोनी, छत्तीसगढ़, लेखक के हस्ताक्षर, और ये इसको स्वीकार करके कौन देगा, स्वीकर्ता देगा। तो इस प्रकार विनिमय पत्र का नमूना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है विनिमय पत्र के प्रकार। विनिमय पत्र के प्रकार हैं, इसको आप पढ़ लेंगे। मैं केवल विनिमय पत्र के लाभ या उपयोगिता को बताता हूँ। पहला, लेनदारों को क्या क्या लाभ होता है, तो ऋण का लिखित प्रमाण, ऋण लेने का लिखित, आपको पैसा चाहिए आप क्या करो लिखित प्रमाण में दे दो, उसको लाभ हो जाता है। व्यापार में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि मतलब आपके लिखित प्रमाण पत्र से आपको क्या हो जाता है, लाभ प्राप्त होता है, मतलब व्यापार में वृद्धि होती है। विपत्र के प्रयोग से दिए गए ऋण डूबने की आशंका समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये लिखित में होता है, मैं आपको 2 महीने 3 महीने के बाद पैसा दूंगा, ऐसा वो स्वीकार करता है, तो आपके पैसे डूबने की आशंका क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगला बोलता है नगद का स्रोत, अगर आपको पैसे की आवश्यकता है आप बैंक जाकर उसको क्या कर लो, तोड़वा लो। उसके बाद बोलता है भुगतान का साधन, विपत्र का धारक अपने दिए गए ऋण के भुगतान के विपत्र देकर ऋण का भुगतान सरलता से कर सकता है। अगला बोलता है निश्चित समय पर भुगतान, आप 2 महीना बोले हो तो 2 महीने के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है देनदार को लाभ, उधार क्रय की सुविधा। देनदार अगर चाहता है कि उसको उधार माल खरीदना है तो एक लिखित प्रमाण पत्र दे दे और उसका पैसा सामान मिल जाएगा। तीसरा होता है ऋण भुगतान में सुविधा, अगर 3 महीने का विपत्र स्वीकार कर दिया तो भुगतान करने के लिए उसको 3 महीने का समय मिल जाता है, 3 महीने का समय मिल जाएगा, मतलब उसको भुगतान करने की सुविधा मिल गई। अगला होता है बचत की भावना में वृद्धि, विपत्र का भुगतान एक तिथि तक किया जाता है तथा देनदार की स्थिति को ध्यान में रखकर भुगतान की जाने वाली रकम को थोड़ा थोड़ा क्या कर सकता है, बचाकर जमा कर सकता है। अन्य लाभ, मुद्रा की बचत, इसमें पैसे का लेन देन नहीं होता। धन बेचने का साधन, मतलब धन को एक स्थान से दूसरे स्थान क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। विदेशी भुगतान में सहायक, अब विदेशों से अगर व्यापार कर रहे हो तो उसमें भी ये सहायक होता। अब आता है प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र का नमूना देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। प्रतिज्ञा पत्र एक प्रकार का प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है, आश्वासन पत्र होता है जिसमें लेखक और स्वीकर्ता दोनों ही होते हैं। प्रतिज्ञा पत्र से तात्पर्य उस विनिमय पत्र साध्य प्रलेख से है जिसका लेखक बिना किसी शर्त के उसमें उल्लेखनीय व्यक्ति या उसके आदेशित किसी अन्य व्यक्ति को लिखित राशि का भुगतान निश्चित अवधि के पश्चात करने का
वचन देता है। एक प्रकार का इसको मुनि भी बोला जाता है। आज्ञा प्रतिज्ञा पत्र स्वीकर्ता आवश्यकता नहीं होती क्योंकि लिखने वाला देनदार स्वयं होता है। पत्र संबंधी व्यवहार को दो पक्षकार होते हैं, एक लेखक अर्थात देनदार, दूसरा अदाता लेनदार, दो ही होते हैं। मैंने बताया ना, एक जो पत्र लिखेगा वो और एक स्वीकर्ता जिस पर पत्र लिखा जाएगा, केवल दो ही होते हैं। उसके बाद आता है विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र में अंतर, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद बहुत सारे शब्दावली दिया हुआ है, जैसे विनिमय पत्र की अवधि। विनिमय पत्र की अवधि आपको बताएगा कि विनिमय पत्र की अवधि के लिए लिखे जाते हैं या अवधि से तात्पर्य लिखने वाली तिथि और भुगतान तिथि के बीच के समय होगी। लिखने की अवधि क्या होती है? जैसे आप 1 जनवरी को विपत्र लिखे हो और 3 महीने के लिए लिखे हो, तो 3 महीना क्या होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 1 मार्च होगा, तो 1 जनवरी से 1 मार्च के बीच का जो समय होगा उसी को बोला जाता है विपत्र की अवधि। दूसरा, विपत्र की परिपक्वता तिथि, जिस तिथि को विपत्र पूरा होगा, जैसे 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से 3 माह मतलब 1 मार्च, तो 1 मार्च क्या होगा? परिपक्वता तिथि। उसके बाद आता है अनुग्रह दिवस। अनुग्रह दिवस क्या होता है कि आपको पता है कि 3 दिन मतलब 3 महीने के बाद मेरे को पैसे का भुगतान करना। जैसे आप पर कोई विपत्र लिखा है और 3 महीने के बाद विपत्र का भुगतान करना, तो 1 जनवरी से 3 माह, तो जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 मार्च हुआ, तो 1 मार्च के बाद जैसे आप उस विपत्र को बैंक में भुनाने के लिए डालोगे या बैंक से प्राप्त करोगे या उस व्यक्ति, तो उस तिथि से 3 मतलब 1 मार्च से 3 दिन का और समय मिलता है कि वो पैसे का भुगतान या पैसे का जुगाड़ या पैसे की व्यवस्था कर सके। तो उस 3 दिन को अर्थात 1 मार्च से 3 दिन और जोड़ दो, तो 2, 3 और 4, तो अनुग्रह दिवस मतलब जो 3 दिन एक्स्ट्रा मिलता है उसको अनुग्रह दिवस होता है। या ऐसा भी बोल सकते हो कि हो सकता है जिस दिन आपका डेट पक्का हो मतलब परिपक्वता तिथि हो, उस दिन बैंक हॉलीडे हो, 2-3 दिन बैंक हड़ताल हो जाए, तो 3 दिन एक्स्ट्रा और दिया जाता है। जैसे बोलता है अनुग्रह दिवस पढ़ रहा हूँ। विपत्र के परिपक्वता तिथि के बाद विपत्र का भुगतान करने के लिए 3 दिन की रियायत और दी जाती है। यही रियायत अनुग्रह दिवस कही जाती है। यह रियायत का उद्देश्य स्वीकर्ता को विपत्र भुगतान करने की सुविधा प्रदान करने की, 3 दिन आपको और दे दें कि आप पैसे की व्यवस्था कर लो, जिससे कि यह भुगतान की जाने वाली रकम की समुचित व्यवस्था कर सके। उसके बाद विनिमय पत्र की भुगतान तिथि, जिस दिन भुगतान करेगा वो सब तिथि है। तो इस प्रकार आपका विनिमय पत्र का जितना भी थ्योरिकल पार्ट है ये आपका खत्म होता है। ठीक है, अब इससे संबंधित जो जनरल नॉलेज, क्योंकि इसमें जो लेखा होगा ये अपनी पुस्तक की व्यवस्था करेगा, स्वीकर्ता होगा ये अपनी पुस्तक की व्यवस्था करेगा। मतलब यहाँ पर आपको दोनों के संबंध में जनरल प्रविष्टि याद करना भी है और समझकर बनाना भी है। याद करना अगर समझ में नहीं आता तो आप याद करके बनाओ, कि सेम प्रोसेस दोनों में चलता है। क्योंकि ये माल बेचता है तो ये माल खरीदता है, तो ये बेचने की एंट्री करेगा तो ये खरीदने की एंट्री करेगा। और दोनों की पुस्तकों की व्यवस्था आपको अपने प्रश्न में बनाना पड़ेगा कि ये जब माल इसकी पुस्तकों में लिखोगे इससे संबंधित कौन कौन से व्यवहार होंगे और इसकी पुस्तक में लिखोगे इससे संबंधित कौन कौन से व्यवहार होंगे। ठीक है, तो इससे संबंधित जो मैं थ्योरिकल पार्ट था वो मैं बता दिया। अब इससे प्रैक्टिकल पार्ट का जो मैं इस थ्योरी के साथ में आप लोगों को इसका जनरल प्रविष्टि का नमूना भेजूंगा, उसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं समझाने के बाद इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। तो जितना मैं बताया उतना क्लियर है।